लक्ष्य है तेरा. Hey everyone, welcome in Clat Point. I hope I am audible to all of you. I hope आप सभी लोग मेरी आवाज़ सुन पा रहे होंगे. और आज से हमारा जो ये सेशन है ये शुरू होगा जिसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे तरीके से ख़त्म करने की कोशिश करेंगे टिल योर एग्ज़ाम. और आई होप कि ये सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल रहें. 1 मिनट और हम वेट कर लेते हैं. लेट्स वेट फॉर एवरीवन. सभी लोग आ जाएं. देन आई विल स्टार्ट द सेशन. देखो ये मेरी गारंटी है कि अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन की जो क्लासेज है मेरी ये कर ली एंड थोड़ा सा रिवीजन कर लिया तो आपका काम हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर. बट ये कि आपको बहुत ही ऑनेस्टली इसको फॉलो करना होगा और क्लासेस करनी होंगी. ठीक है. शेड्यूल जो है ना मैं आपको एक अभी तो जैसे आज अचानक से बताया बट ये हमारा क्रैश कोर्स जो है काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का आप मान लो इसका शेड्यूल मैं देता रहूँगा. ठीक है. बीच बीच में दीज क्लासेज आर गोइंग टू कंडक्ट ऑन यूट्यूब ऑल्सो. तो फिर उस दिन आप यूट्यूब पे लाइव आ जाइएगा. चैनल अपना वही रहेगा दूसरा वाला जो अभी मैंने लिंक शेयर कर दी है. एंड ऑल्सो उस पर मैं जो आप लोगों के ही जो कि मुझे नाम पता है तो अपनी आईडी से आइएगा तो मैं आप लोगों के चैट के ही रिप्लाई करूँगा. तो ये एक चीज़ और रहेगी. ठीक है. बाकी जो लोग यूट्यूब पे सेशंस को देखेंगे बाकी आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में कोई बात हो तो आप पूछ सकते हैं. ठीक है. तो हाय एवरीवन, वेलकम अंकित, रिया, सुशील, सुमित, शुभांगम, नेहा, महिमा, रेनू, राजश्री, अर्चिता, रितांश, लक्ष्मी, दीपशिखा. देखो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पहले तो मैं कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ. कॉन्स्टिट्यूशन ना आपके ऐसे तो बहुत वास्ट है और हर एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से उसको पढ़ना होता है. जैसे कि आप जुडिशरी के पर्सपेक्टिव से पढ़ोगे तो फिर उसका लेवल ऑफ मतलब जो कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा रहेगा. बट अगर आप उसको क्लैट पीजी के पर्सपेक्टिव से पढ़ोगे तो हमें उतना नहीं पढ़ना है. हमें बेसिक कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए कि क्या क्या चीज़ें आती हैं और हम उसी पे काम करेंगे. ठीक है. तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक फैक्ट है जो आप अगर आप कॉलेज में पढ़ रहे थे तो कॉन्स्टिट्यूशन आप अलग तरीके से पढ़ रहे थे. तो ये अगर यूपीएससी में पढ़ते हैं तो फिर वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी फॉर्म में आता है तो वहाँ हम अलग पढ़ते हैं, वहाँ ज़्यादा पढ़ना पड़ता है. तो आपको क्लैट पीजी के लिए जितना चाहिए ना हम उतना ही करेंगे क्योंकि हमें क्लैट पीजी स्कोर क्रैक करना है और हमें इसके अंदर स्कोर लेके आना है. ठीक है. मेरी वॉइस एंड एवरीथिंग इज़ क्लियर है तो फिर शुरू करते हैं. रेनू ने कहा कि सर मैंने अभी स्टार्ट नहीं किया है कॉन्स्टिट्यूशन, देन यू कैन स्टार्ट विथ मी. एंड ऑल्सो हमारी तो क्लासेज ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन की नबिया मैम के द्वारा ली जा चुकी हैं तो अगर आपने वो भी देखा है तो आपके लिए रिवीजन टाइप का हो जाएगा. ठीक है. चलिए गाइस देन स्टार्ट द सेशन. लेट्स स्टार्ट द सेशन. एक बार जल्दी से मुझे कमेंट में बता दो कि मेरी वॉइस आप लोगों तक क्लियर कट पहुंच रही है. चलिए. सुमित, प्रॉबेबली आफ्टर 15 से 20 के बीच में दशहरा और ये दिवाली वाला जो छुट्टी है सब हो जाएगा. तब तक आपकी PIL एंड फैमिली लॉ दोनों की क्लासेस जो है वो डल जाएंगी. ठीक है. चलिए बीच बीच में मैं आप लोगों से बात भी करता रहूँगा. कोई भी दिक्कत होगी कोई बात होगी तो हम सुनते रहेंगे. ठीक है. एक सेकंड और मैं देख लूँ कि मेरा स्पीकर ऑन नहीं है. ठीक है गाइस. चलिए शुरू करते हैं हमारा प्रेम्बल फॉर क्लैट. तो देखो सबसे पहले ना प्रेम्बल के अंदर ना एक क्वेश्चन बहुत ही कॉमन बन जाता है कि प्रेम्बल से ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई प्रेम्बल में ये चीज़ कब लिखी है या फिर सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर. इसमें टर्मिनोलॉजीज पे क्वेश्चन आ जाता है कि पहले कौन होगा ये क्या होगा. और देखो ये सिर्फ आप क्लैट पीजी के पर्सपेक्टिव से नहीं, आप फ्यूचर में अगर जुडिशरी लिखने की सोच रहे हो या कुछ लिखने की सोच रहे हो तो प्रेम्बल में जो क्वेश्चन बन सकते हैं ना बहुत लिमिटेड हैं. पर वो क्या बन सकते हैं वो आपको पता होना चाहिए. तो जैसे कि देखो आप देख सकते हो कि प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गाइस मैंने आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है. तो इसमें ना बहुत बार क्वेश्चन ऐसे आता है कि सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर इसका सीरियल क्या है. अब भाई हम लोगों को ना ये तो पता होता है कि हाँ यार ये वर्ड्स होते हैं बट हम लोगों को ये नहीं पता होता है इसका सीरियल क्या होता है. तो वो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन जाता है कि सोवरेन पहले आता है, देन सोशलिस्ट आता है, देन सेकुलर आता है, देन डेमोक्रेटिक आता है. तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है. फिर रिपब्लिक आता है. तो ये वाली चीज़ है. इसके बाद यहाँ पे टर्मिनोलॉजीज आपको पता होनी चाहिए. सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल जस्टिस की बात करता है, लिबर्टी में इसकी बात करता है. देखो क्वेश्चंस कैसे बनते हैं. आपसे पूछ लेगा कि जस्टिस के अंदर जो है इसके अंदर आपसे पूछ लेगा जस्टिस के अंदर इसमें कौन से जस्टिस की बात प्रेम्बल नहीं करता है. सोशल जस्टिस की, इकोनॉमिक जस्टिस की, पॉलिटिकल जस्टिस की. तो वहाँ पे कुछ ऑप्शन दे देंगे कि यार फलाना जस्टिस की. तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ इस जस्टिस की बात हमारा प्रेम्बल नहीं करता है. सेम गोज इन लिबर्टी कि लिबर्टी में किस लिबर्टी की बात नहीं करता है. थॉट लिबर्टी, एक्सप्रेशन ऑफ लिबर्टी में, या बिलीफ, फेथ, वर्शिप. तो ये बहुत बेसिक चीज़ है. लेकिन प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जो क्वेश्चंस बनते हैं ना वो प्रेम्बल से ही बनते हैं. और एज ए लॉ एस्पिरेंट आपको प्रेम्बल पूरा याद होना चाहिए. ये एक और बात मैं आपको बता रहा हूँ. प्रेम्बल शुड बी बिल्कुल इन योर माइंड
क्योंकि एक तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्वेश्चन भी बनते हैं, दूसरा कि बहुत इंपॉर्टेंट इसी से सारी चीज़ें निकलती हैं। तो इसमें ना ये टर्मिनोलॉजीज पे बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure all its citizens justice, कौन सा है, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लिबर्टी, थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। ठीक है, तो देखो मेरे पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा अलग रहेगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा साथ साथ ये बताऊंगा क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, तो वो भी आपको कैच करना है और ये थोड़ा सा आपको रिवाइज करना होगा अपने घर पे एंड में जाके क्लास के बाद। ठीक है, बीच बीच में मैं आपसे डाउट्स भी लेता रहूँगा, आप लोगों के जो भी डाउट रहेंगे वो सुनते रहेंगे। अब बात करते हैं इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग ऑल इट्स सिटीजन्स। तो इक्वालिटी की बात करता है, फ्रेटर्निटी की बात करता है। इन आर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली 26th day of November 1949 do hereby adapt, enact and give to ourselves this constitution। तो आपसे ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि किस दिन आया था, तो 26 नवंबर 1949 को जो है अडॉप्ट हुआ था, इनेक्ट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन। और इफ़ आपको पता हो कि हमारे यहाँ पे 26 जनवरी का, कोई मुझे कमेंट सेक्शन में बताए या माइक ऑन करके बताए कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बन के नवंबर 1949 में सब हो गया था, तो वाई दे हैव वेटेड टिल 26 जनवरी 1950। ऑल दो इट्स एन क्वेश्चन फॉर, मतलब थोड़ा सा ये हिस्ट्री का पार्ट हो जाता है, लेकिन तब भी आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ पता होगी। कैन एनीबडी टेल मी कि ऐसा क्यों हुआ था कि जब कॉन्स्टिट्यूशन आपका 26 नवंबर 1949 तक आ गया था, देन वाई दे हैव वेटेड फॉर दिस टाइम। कोई भी यार, कोई माइक ऑन करो जल्दी से, जस्ट ट्राई इट। अगर इतिहास पढ़ा होगा, हिस्ट्री पढ़ा होगा, और एक चैप्टर होता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, उसमें भी होता है, पर क्लैट पीजी में उस चैप्टर से क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं। जुडिशरी में पूछ सकते हैं, यूपीएससी में पूछ सकते हैं, बट क्लैट पीजी में नहीं पूछते हैं, इसलिए उस चैप्टर को मैंने स्किप किया है। लेकिन स्टिल यू ऑल शुड नो अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग। Shubhangam wants to try. Let's hear from Shubhangam. Yes, Shubhangam. Why they have waited for this 26 January? Shubhangam, you are not audible, बेटा। इतने में तो बेटा आप लोग गूगल सर्च कर लेते हैं। शुभांगम ने माइक ऑफ कर दिया है। आई विल वेट फॉर ऑल ऑफ यू। आप ही लोगों को इसका जवाब देना है, थोड़ा सर्च कर लो फिर मुझे बताना। बहुत ही सिंपल आंसर है, एंड आई थिंक इतना एज ए लॉ एस्पिरेंट आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि जब भी हम कॉन्स्टिट्यूशन अपने कॉलेज में पढ़ना शुरू करते हैं, वहाँ पे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड चैप्टर पढ़ाया जाता है, जिसमें चार्टर एक्ट और ये सब पढ़ते हैं। यह एक बहुत बेसिक चीज़ है। तो 26 जनवरी का क्यों वेट किया गया था, बहुत सिंपल चीज़ है। कोई भी मुझे गूगल करके इसका आंसर बताए, अदरवाइज सेशन के एंड में मैं तो बताऊँगा ही आप लोगों को। ठीक है, चलिए इसके बाद देखो, अब हम थोड़े से इस पे कॉन्सेप्ट उठाते हैं प्रीएम्बल के बारे में। प्रीएम्बल क्या है? इट्स डेराइव अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल। प्रीएम्बल जो है अथॉरिटी कहाँ से डिराइव करता है? फ्रॉम द पीपल। आपसे इसको अथॉरिटी मिलती है। सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होने की बात करता है। इन वर्ड्स का मतलब क्या होता है, अभी हम इसको भी बाइफिक्रेट करने वाले हैं। जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी की बात करता है। फ्रेटर्निटी का बेसिकली मतलब होता है ब्रदरहुड। अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949। ये डेट याद रखना, द कॉन्स्टिट्यूशन इज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949। तो फिर रिपब्लिक डे 26 जनवरी को क्यों होता है? बताओ भाई, सोचो। कहीं तो सुना होगा, कहीं तो पढ़ा होगा। शुभांगम, यू कैन टाइप योर आंसर ना, अगर ऐसा कुछ इशू आ रहा है। इसके बाद देखो, अब हम बात करते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सोवरेन। हमने कहा कि सर हमारा जो प्रीएम्बल है इट्स एन सोवरेन। तो बोलोगे कि सर यार सोवरेन का मतलब क्या होता है? तो देखो, इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट स्टेट्स एंड इट इज़ फ्री टू कंडक्ट इट्स ओन अफेयर्स। इसका मतलब क्या है? देखो इसका मतलब क्या, मैं बताता हूँ। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को ना बाइडेन जो है वो ये नहीं बता सकते, जो यूएस के प्रेसिडेंट है, कि भाई तुम जो है रशिया का सपोर्ट मत करो, रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, आप रशिया को सपोर्ट नहीं करोगे। क्यों नहीं करेंगे भाई? हम सोवरेन कंट्री, हमारे डिसीजन खुद लेंगे। तो सोवरेन का मतलब बेसिकली ये कि इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट कंट्री एंड इट कैन टेक इट्स ओन डिसीजन। अब आप में से बहुत सारे लोगों ने कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन का नाम सुना होगा। कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन क्या है गाइस? कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन जो है ये ग्रुप ऑफ कंट्रीज है जो कि कभी ब्रिटिशर्स की कॉलोनी होती थी और उन्हीं का एक ग्रुप बनाया हुआ है। तो भारत उसका पार्ट है, लेकिन उनका फैसला हम पे बाइंडिंग नहीं होता है। तो इंडिया इज ए सोवरेन कंट्री का बेसिक मतलब है वी आर इंडिपेंडेंट, और हम हमारे फॉरेन अफेयर्स, हम हमारी चीज़ें जो हैं खुद रेगुलेट कर सकते हैं। हमें यूएस, रशिया, चाइना या किसी और कंट्री से सुनने की जरूरत नहीं है। क्लियर हुआ? सोवरेन का मतलब क्लियर हुआ? जल्दी बताओ, सोवरेन का मतलब क्लियर हुआ?
जल्दी गाइस, थोड़ा जल्दी टाइप किया करिए। सोवरेन इज क्लियर, देन वी विल गो फॉरवर्ड। इस क्लास की टाइमिंग 9 बजे ही रहेगी। अभी देखो इधर 1-2 दिन मुझे आई थिंक दशहरा और इसकी छुट्टी पे जाना पड़ेगा घर, बट उसके अलावा फिर हम इसको रेगुलर करेंगे। और कॉन्स्टिट्यूशन मैं हूँ, आप लोग बिल्कुल परेशान मत हो। एंड ऑलरेडी नबीहा ने बहुत अच्छा वो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया हुआ है, बट दिस इज जस्ट रिवीजन फॉर ऑल ऑफ यू, उसको रिवीजन की तरह लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सोवरेन हमने देखा। सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है, लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ सोशलिस्ट। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, मिक्स्ड इकोनॉमी, ब्लेंड ऑफ मार्क्सिज्म एंड गांधी, ये सब बहुत बड़ी बड़ी टर्म्स लिख दी हैं, अब आपको समझ में नहीं आएगा। देखो सोशलिस्ट का बेसिकली मतलब क्या होता है कि सरकार के कंट्रोल में बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, पर सिर्फ यही मतलब होता है क्या? नहीं। देखो इंडिया इज नॉट ए प्रॉपर सोशलिस्ट कंट्री। इंडिया के अंदर ना इकोनॉमिकली वाला एंगल है, मिक्स्ड इकोनॉमी है, और मार्क्सिज्म एंड गांधी के प्रिंसिपल मिक्स हैं, ठीक है। मिक्स्ड इकोनॉमी का क्या मतलब होता है, जैसे कि आपको मैं एक सोशलिस्ट कंट्री का एग्जांपल देता हूँ। जैसे सोशलिस्ट कंट्री के अंदर ना अगर कोई कैब चल रही है तो वहाँ पे ओला उबर नहीं रहेगी, वहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा ही कोई ओला उबर की कंपनी चलाई जाएगी। भारत ना 1990 से पहले जो है ना प्रॉपर सोशलिज्म की तरफ बढ़ता था। जब आपको याद होगा कि हमारे यहाँ पे रेलवे, फ्लाइट, एरोप्लेन, ये सारी चीज़ें जो हैं गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल करी जाती थी। आपको इतना नहीं समझना है, लॉ एस्पिरेंट के लिए इतना नहीं है, लेकिन जीके के लिए तब भी पता होना चाहिए कि 1990s के बाद ना एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे। तो ये जो रिफॉर्म्स आए थे ना, इसमें हमारी सरकारों ने प्राइवेटाइजेशन की तरफ कदम बढ़ाया था। तो इंडिया जो है ना, इट इज़ एन मिक्स्ड इकोनॉमी। यहाँ पे सोशलिज्म भी है, यहाँ पे कैपिटलिज्म भी है, तो मिक्स तरीके से हम चलते हैं। तो ये वाली है हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी है, पर टर्म हम सोशलिस्ट यूज़ करते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो लोगों के वेलफेयर के लिए काम करे, ठीक है। इंडिया इज़ अ सेकुलर कंट्री, ऑल रिलीजन आर इक्वल फॉर द स्टेट। ऑल रिलीजन जो हैं वो भारत में सभी इक्वल हैं, कोई भी रिलीजन के लिए भारत में अलग से, जैसे पाकिस्तान है वो बोलता है हम इस्लामिक कंट्री हैं, फला कंट्री है वो बोलते हैं हम ये वाले रिलीजन की कंट्री हैं, बट इंडिया इन चीज़ों को नहीं मानता है। वी आर ए सेकुलर कंट्री, हम इस पर बिलीव करते हैं, दैट्स इट। इंडिया इज़ अ सेकुलर कंट्री, दैट्स इट, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं रिपब्लिक की। हेड ऑफ द स्टेट इज ऑलवेज इलेक्टेड फॉर अ फिक्स टर्म, वेस्टिंग ऑफ अ पॉलिटिकल सोवेनिटी। हमारे यहाँ ये तो है नहीं ना कि कोई राजा है वो गुजर गया तो उसका बेटा हेड कर रहा है, फिर उसका बेटा कोई हेड कर रहा है। रिपब्लिक है, आप और हम चुनते हैं फिक्स टर्म के लिए, उसके बाद हम फिर चुनते हैं। तो दिस इज व्हाट इज मीनिंग ऑफ रिपब्लिक। तो इंडिया इज अ सोवरेन कंट्री, हम समझे। इंडिया इज अ सोशलिस्ट कंट्री, हम समझे। इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री, हम समझे। इंडिया इज अ रिपब्लिक कंट्री, हम समझे। प्रेम्बल पे क्वेश्चन फंस जाता है कि भैया सोशलिस्ट एंड सेकुलर टर्म तो प्रेम्बल में स्टार्टिंग में थे ही नहीं जब कॉन्स्टिट्यूशन आया था, तो ये कब जोड़े गए थे? ये 42nd अमेंडमेंट में जोड़े गए थे। ईयर बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी। सेकुलर एंड सोशलिस्ट जो हैं ये दोनों टर्म 42nd अमेंडमेंट में जोड़े गए थे। ईयर बताओ ये अमेंडमेंट कब आया था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर? वेटिंग फॉर योर आंसर्स गाइज। 1976, वेरी गुड, सभी का बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, तो बहुत अच्छे, वेरी गुड। रिया आप बिल्कुल जवाब नहीं दे रही हैं, क्या चल रहा है? थोड़ा अपने पढ़ाई के बारे में भी सब बताते रहो, कितना कितना हो गया है, कितना कितना नहीं हुआ है। नंदिनी, दीपशिखा, लक्ष्मी, रितांश, अर्चिता, राजश्री, अर्चना, यश, सुमित, सुशीला, रिया, हाउ इज योर प्रिपरेशन गोइंग ऑन गाइज? कैसी चल रही है पढ़ाई? थोड़ा सा मुझे उसके बारे में भी नॉलेज देते रहिए, ठीक है। और अभी तक आप में से किसी ने मुझे जवाब नहीं दिया जो मैंने आपसे 26 जनवरी वाला पूछा था। ये एक बड़ी दुर्भाग्य की बात है, कोई बात नहीं, ठीक है, मैं तो हूँ ही सिखाने के लिए, है ना। चलो अब हम बात करते हैं डेमोक्रेटिक की। इंडिया को बोला गया है कि भैया इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, तो यार बात तो इनकी सही है कि इंडिया जो है इट्स एन डेमोक्रेटिक कंट्री, बिल्कुल सही बात है। तो डेमोक्रेटिक का क्या मतलब होता है, चलो ये भी समझ लेते हैं यार। सर आपने कहा तो कि इंडिया डेमोक्रेटिक है, पर डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है? तो कॉन्स्टिट्यूशन इज एम्पावर्ड बाय द पीपल, पहली चीज डेमोक्रेटिक का मतलब ये है। रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी है, रिस्पॉन्सिबल एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल, इग्लिटेरियन बेस्ड विथ इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी। डेमोक्रेटिक का एक बेसिकली मतलब आप डेमोक्रेसी से जोड़ सकते हो, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो जनता के द्वारा एम्पावर्ड किया जाता है, आप ही के द्वारा मतलब देखो आप ही रिप्रेजेंटेटिव्स बनाते हो, वही लोग चुनते हैं, आपके लिए नियम कानून बनाते हैं,
कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, उनसे ऊपर कोई नहीं है। सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, आप सोशली भी जो करना चाहो कर सकते हो, इकोनॉमिकली भी एवरीबडी इज़ फ्री कि वो जो करना चाहे कर सकता है। एग्जीक्यूटिव इज़ रिस्पॉन्सिबल, इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी की बात करते हैं। तो ये सब देखो एग्जाम में नहीं आता है, बस थोड़ा सा पढ़ते हैं हम। एग्जाम के क्वेश्चन मैंने आपको ऊपर बताए कि प्रेम्बल में अगर फंस सकता है तो क्या फंस सकता है। अब जस्टिस की बात होती है तो हमारे यहाँ पे देखो सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस की बात प्रेम्बल करता है। देखो ये क्वेश्चन ना मैंने बहुत जगहों पे देखा हुआ है कि इंडिया में जो है जस्टिस कौन सी बात होती है। तो इसमें एक ऑप्शन देते थे, सोशल हो गया, इकोनॉमिक हो गया, पॉलिटिकल हो गया। अब यहाँ पे एक रिलीजन वाला दे दिया, ठीक है। अब आपसे पूछ लिया कि भैया इसमें से कौन सा ऑप्शन गलत है। अब जैसे जिसको नहीं पता होगा तो समझ ही नहीं पाएगा कि यार रिलीजन तो है ही नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन क्या बनते हैं और अपने को उस हिसाब से पढ़ाई करनी है, ठीक है। चलो, समझ रहे हो आप लोग, ये अच्छी बात है। तो जस्टिस मैंने आपको बताया कि सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल और इस तरीके की बात हमारे यहाँ पे हो रही है। इक्वल ट्रीटमेंट फॉर ऑल, इम्प्रूवमेंट इन कंडीशन ऑफ पुअर, चलो ये भी यहाँ पे एक आपने समझा। पॉलिटिकल राइट्स की बात हो रही है कि सभी को पॉलिटिकल राइट्स का भी इक्वलिटी होनी चाहिए, ठीक है। जस्टिस मतलब सभी को पॉलिटिकल राइट्स है, सभी लोग वोट दे सकते हैं, सभी लोग खड़े हो सकते हैं। लिबर्टी की बात करते हैं, थॉट, एक्सप्रेशन एंड स्पीच का लिबर्टी है। लाइसेंस टू वॉट एवर वन लाइक्स, ऑल्दो दिस कम्स विथ एन एक्सेप्शन, जो मन में आए वो तो नहीं कर सकते ना। आप राह पे चल रहे हो, आपको कोई लड़का पसंद आता है, आपको कोई फीमेल पसंद आती है, आप जाके उससे कुछ भी बोलने लग जाओ, करने लग जाओ, नहीं कर सकते ना। आप किसी को गुस्सा आ गया, आपको किसी को आप एंग्री हो गए तो उसको कुछ भी उल्टा बोल दोगे तो ये तो नहीं कर सकते ना। आप फ़ोन कर दो, मन करे कि यार उसको मैं ये बोल दूँ, डीन ने नंबर कम कर दिए हैं, किसी फैकल्टी ने नंबर कम कर दिए, आप उसको गाली दे दो, ये तो नहीं कर सकते हो ना। तो देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस जो हर राइट्स के साथ आती है। इक्वलिटी की बात करते हैं, एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज। भाई अगर कोई चीज़ है, सरकार अगर कहती है कि वोट डालने आना है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के इलेक्शन का वोटिंग चल रही है, अंबानी जी आते हैं और आप आते हैं, तो अंबानी जी भी लाइन में खड़े होंगे और आप भी लाइन में खड़े होंगे। ऐसा नहीं है कि वो अमीर है तो आपसे पहले चले जाएंगे। इक्वालिटी है, सब इक्वल है। वो एक डिबेटेबल इशू है कि एक्चुअली में कितना एग्जिस्ट करता है, बट इक्वालिटी तो है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। नो डिस्क्रिमिनेशन, सिविल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक लिबर्टी है। अगर अंबानी जी कोई बिजनेस खोल सकते हैं तो आप भी खोल सकते हो, ये नहीं होगा कि सिर्फ वही खोल सकते हैं। आपके पास पैसा है भाई, आप भी खोलो। आपके पास मन है इलेक्शन लड़ने का, लड़ो भाई, आपको कोई नहीं रोक सकता। ये थोड़ा कि मैं ही लड़ूंगा इलेक्शन, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी कहेंगे मैं ही बनारस से लड़ सकता हूँ, नहीं भाई, आपको लड़ना है, आप भी लड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रेटर्निटी की यहाँ पे बात हो रही है गाइस, ब्रदरहुड, यूनिटी, इंटीग्रिटी, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ सिटीजन्स। तो फ्रेटर्निटी का बेसिकली मतलब जो है ना, ब्रदरहुड से कनेक्ट करो कि सब में भाईचारा रहे, सब में ये चीज़ें रहें। तो ये प्रियम्बल को हम डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो प्रियम्बल पे कुछ केसेस रहते हैं जिन पे क्वेश्चन बन जाता है कि प्रियम्बल पे सुप्रीम कोर्ट में डिसीजंस गए थे तो क्या हुआ था। तो देखो एक बेरी बेरी यूनियन केस था, बेरू बेरी ने एक जगह है बांग्लादेश और इंडिया के बीच में, तो उसको लेके केस गया था। तो इसमें ना हमारी कोर्ट ने कहा कि भाई प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारी कोर्ट ने बेरू बेरी यूनियन केस के अंदर बोला कि प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर आया आपका केशवानंदा भारती केस, इसके अंदर बोला गया कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर आया LIC ऑफ इंडिया केस 1995, फिर बोला गया कि भैया पार्ट भी है और इंटीग्रल पार्ट है, सब मतलब प्रियम्बल इज डेफिनेटली अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो बेरू बेरी यूनियन केस में बोला गया कि प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। केशवानंदा भारती केस में बोला गया भैया इट्स अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। LIC ऑफ इंडिया केस 1995 में बोला गया कि इट्स ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये आपने बेसिक चीज़ें जानी रिगार्डिंग प्रियम्बल ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। प्रियम्बल इज ओनली एम एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ नॉट अ सोर्स ऑफ पावर टू लेजिस्लेचर, इट इज़ नॉट इन्फोर्सेबल। देखो इस पे भी क्वेश्चन बन जाते हैं, मैं फिर से बता देता हूँ। देखो क्वेश्चन कहाँ बनते बता देता हूँ, ये पॉइंट्स लिख दिए जाते हैं कि इसमें से क्या प्रियम्बल का पार्ट नहीं है या फिर इसमें से कौन सा फॉल्स है रिगार्डिंग प्रियम्बल। तो प्रियम्बल इज ओनली एम एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सही है भाई, एम एंड ऑब्जेक्ट ही तो है। इट इज़ नॉट अ सोर्स ऑफ पावर टू लेजिस्लेचर, ये भी बिल्कुल सही बात है। इट इज़ नॉट इन्फोर्सिएबल, इन्फोर्सिएबल का मतलब क्या होता है जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में कोई मुझे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्फोर्सिएबल। रिया बताइए, सुमित बताइए, शुभांगम बताइए, इन्फोर्सिएबल का मतलब क्या होता है। दीपशिखा बताइए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड इन्फोर्सिएबल, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म इन्फोर्सिबल।
यस शुभांगम, रितांश, दोनों को ही मतलब समझ रहे हैं, वेरी गुड। इसका मतलब है कि यू कैन नॉट गो टू द कोर्ट रिगार्डिंग इट। आप ये नहीं कह सकते हो कि भाई ये मेरा अधिकार है। प्रियम्बल में जो चीज़ लिखी है ये सुनिश्चित करना हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का काम है, बट इसके लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते हो। प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड क्वेश्चन आएगा तो यस इट कैन बी अमेंडेड, ठीक है, बट बेसिक स्ट्रक्चर हैज़ टू बी केप्ट इन इंटैक्ट। इसका एक एग्जाम्पल भी है जो सिंपल ही है, मैंने ऊपर ही बताया कि प्रियम्बल अमेंड हुआ है, तो आप ऐसे भी दिमाग लगा सकते हो कि यस सर इट कैन बी अमेंडेड बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। किया तो गया था, आपको याद, अभी तो बताया आपने, तो बिल्कुल सही है भाई, प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड। तो अभी हमने प्रियम्बल पे क्या पढ़ा, फिर हम कुछ क्विज उठाते हैं, इससे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो प्रियम्बल में हमने सबसे पहले पढ़ा प्रियम्बल की कहानी। तो प्रियम्बल में आपको देखो ये वर्ड्स ना लाइन बाय लाइन याद होने चाहिए, क्वेश्चन बनेगा तो बन जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब इस पे फिर हमने देखा कि डिराइव्स अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की बात करता है, 26 नवंबर 1949 में अडॉप्ट हुआ था। जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी की ये बात करता है। सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, रिपब्लिक की ये बात करता है। डेमोक्रेटिक का हमने मतलब समझा, हमने जस्टिस का मतलब समझा, हमने लिबर्टी का मतलब समझा, हमने इक्वालिटी का मतलब समझा, हमने फ्रेटर्निटी का मतलब समझा। फिर यहाँ पे हमने 3 केसेस बड़े इंपॉर्टेंट देखे कि बेरूबेरी यूनियन केस में कहा गया कि फंडामेंटल प्रियम्बल इज़ नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और एक और चीज़ बता दूँ, देयर वॉज ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में पहले आई थी, आई थिंक 1948 में, 1947 में जवाहरलाल नेहरू जी ने पेश करी थी। उसी का जो कॉन्सेप्ट है ना वो प्रियम्बल से हमने उठा लिया है, वही हमने प्रियम्बल का फॉर्म नाम बदल के कर दिया है। अब मुझे ये बताओ, एक क्वेश्चन है मेरा, प्रियम्बल का कॉन्सेप्ट भारत ने कहाँ से बोरो किया? आपको पता है ना कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीज़ें अलग अलग जगहों से उठाई है, कोई चीज़ कहाँ से उठाई है, कोई चीज़ कहाँ से उठाई है, कोई चीज़ कहाँ से उठाई है। तो प्रियम्बल जो है हमने कहाँ से उठाया है? आई होप इसका जवाब मिल जाए मुझे। चले जल्दी, भारत ने प्रियम्बल गाइस कहाँ से उठाया है? तो बिल्कुल सही जवाब अंकित ने सबसे पहले दिया है, वेरी गुड अंकित, क्लैप फॉर यू, यूएसए, ठीक है। आई थिंक नंदिनी वांट्स टू से समथिंग, यही बोलना चाह रही होंगी वो भी, बोलिए नंदिनी। नंदिनी आपकी वॉइस नहीं आ रही है बेटा। हाँ हाँ बोलो बेटा। ठीक है, वेरी गुड, इट्स फ्रॉम यूएसए, ठीक है, वेरी गुड गाइस। अब एक बार हम फिर वापस आ जाते हैं इसी पे। फिर हमने यहाँ पे कुछ और टर्म्स जानी है जिस पे क्वेश्चन बन सकता है। ये तीनों केस तो आपको बता ही दिए मैंने। प्रियम्बल इज ओनली एम एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ नॉट अ सोर्स ऑफ पावर टू लेजिस्लेचर, इट इज़ नॉट इन्फोर्सिएबल, प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड बट बेसिक स्ट्रक्चर हैज़ टू केप्ट इंटैक्ट, इट हैज़ बीन अमेंडेड बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, इसका जवाब जिससे मैं पूछूंगा वही अपना माइक ऑन करके देगा, ठीक है। क्वेश्चन है पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। मेरा ये क्वेश्चन का जवाब जो है मुझे देने वाले हैं नंदिनी ने कहा, चलो वही दे दो नंदिनी, बताओ। विच वर्ड इज नॉट यूज्ड इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? प्लीज कमेंट में कोई जवाब मत देना, मैं जिससे पूछूंगा बस वही बोलना माइक से, ठीक है। तो लेट्स हियर फ्रॉम रेनू। रेनू बताइए। वेरी गुड रेनू, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन का जवाब जो है शुभांगम देने वाले हैं, ठीक है। लेट्स हियर फ्रॉम शुभांगम द नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। बताओ शुभांगम इसका। टिल नाउ द प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज बीन अमेंडेड फॉर हाउ मेनी टाइम्स? शुभांगम बताइए। बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही है। शुभांगम के अलावा कोई? रेनू शुभांगम के अलावा कोई? ओके, महिमा बताइए। महिमा यू आर नॉट ऑडिबल बेटा। महिमा क्या बोला, कैन यू रिपीट इट? ठीक है, वेरी गुड। किसी को इस पे कोई डाउट है? इतने क्वेश्चंस पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो एक और उठा लेते हैं, इसका मैं जिससे पूछूंगा वो बताना। रिया, डू यू वांट टू ट्राई? राजश्री, ठीक है, आप बताइए। एक बार क्वेश्चन में पढ़ लेता हूँ। द लैंग्वेज एंड आइडियल्स ऑफ द प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज इन्फ्लुएंस्ड बोरोड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है।
फिर से बात है, प्रेमर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन फिर बॉर्डर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, चलो बताओ। यहाँ पे थोड़ा घुमा दिया है क्वेश्चन को, बट आई होप आप लोग बता देंगे। कौन बता रहा है, बताओ। यूएसए तो सबको पता है, एक कंट्री पे कंफ्यूज हो रहे होगे। बताओ भाई, गेस करो प्लीज, रेज योर हैंड अगर किसी को लगता है तो। ओके रिया, लेट्स हियर फ्रॉम यू। बताइए रिया। डी। ठीक है रिया, चलो और भी पूछते हैं रिया और लोगों से भी, है ना। ठीक है, गुड फॉर ट्राइंग एटलीस्ट। लेट्स हियर फ्रॉम लक्ष्मी। बताइए लक्ष्मी। लक्ष्मी, व्हाट इज द आंसर? So I think USA and Australia. ओके, आई थिंक लक्ष्मी इज करेक्ट, इट शुड बी यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया, बट आई हैव स्टिल थोड़ा सा डाउट रिगार्डिंग फ्रांस ऑल्सो, बट इट शुड बी यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया। एक बार आप लोग इसको जरूर चेक करिएगा सेशन के बाद, ठीक है। लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। दीपशिखा बताइए इसका आंसर। द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी इन द प्रेम्बल आर बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? रेनू बताइए आप। रेनू, यू आर नॉट ऑडिबल बेटा। कोई भी ट्राई करना चाहता है आप में से, प्लीज इसको ट्राई करें। आर यू श्योर रेनू? एनीबडी हु इज श्योर अबाउट इट? बोलिए रिया। Soviet Union. या USSR. हाँ, रिया इज करेक्ट, इट शुड बी यूएसएसआर, बट आई वुड अगेन सजेस्ट कि इसको चेक करिएगा। वाई गर्ल्स आर हैविंग ऑल द फन? भाई बॉयज़ कुछ आंसर क्यों नहीं दे रहे हो यार, क्या हो रहा है? ठीक है, चलो इसको सॉल्व करो। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिराइव्स इट्स अल्टीमेट अथॉरिटी फ्रॉम। ये तो पढ़ा है अभी हमने। अर्चिता, डू यू वांट टू ट्राई? रितांश, रेनू, रेनू से सुनते हैं पहले। चलिए रेनू बताइए। पीपल ऑफ इंडिया। वेरी गुड, बोलो रितांश। रितांश, पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है। दीपशिखा, दीपशिखा इसका जवाब दीजिए, वो सही था क्वेश्चन, इसका जवाब दीजिए। Which of the following mention of duties? Which of the following the basic aims? So preamble. ठीक है, वेरी गुड। हमने जो कि एक टर्म पढ़ी थी, एक लाइन पढ़ी थी कि प्रियम्बल इज एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसके हिसाब से क्या हो गया, ये प्रियम्बल हो गया। देखो अभी रिया बोलिए आप। देखो अभी ना ये गैस करना थोड़ा इजी हो रहा है, जो कि जस्ट हमने प्रियम्बल पढ़ा है, बट ऐसे ना आप कंफ्यूज हो सकते हो ड्यूरिंग द एग्जाम। तो हमेशा ना इसलिए कॉन्सेप्ट पे काम करो कि प्रियम्बल का सर ने बताया था यार एम एंड ऑब्जेक्टिव, तो इस तरीके से आंसर लगा के सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। चलो, आई थिंक दिस इज द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। हाँ, सॉल्व करिए इसे। इसमें थोड़ा से फंस सकते हो आप लोग, ऑल दो मैंने बता दिया है तो फंसोगे नहीं है, छोड़ा नहीं है मैंने कुछ भी, भले पीपीटी में नहीं था, मैंने आपको अपने एंड से बता दिया था। अब मैं नाम लूँगा भाई, वो इंसान बताएगा, ठीक है। सब माइक अपने बंद कर लो, लेट मी थोड़ा सा हैव फन, है ना। अंकित, टर्न ऑन योर माइक यार। चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस अमॉन्ग द फॉलोइंग। ऐसे तो सब लोग गायब भी हो जाओगे ना। चलो जिसको आता है वो बताओ, कोई दिक्कत नहीं। सुशीला ने किया है हैंड रेज, लेट्स हियर फ्रॉम सुशीला। बताइए सुशीला। ठीक है, सुशीला के बाद लेट्स हियर फ्रॉम रेनू। शुभांगम, आपका माइक में कुछ इशू है बेटा, इसलिए मैं ऑन नहीं कर रहा हूँ। रेनू बताइए। Sir, incorrect option is B, that is enforceable in law. ठीक है, वेरी गुड रेनू। लेट्स हियर फ्रॉम दीपशिखा। बोलिए दीपशिखा। दीपशिखा, यू आर नॉट ऑडिबल। रिया बोलिए आप।
Sir, it's B. ठीक है, अंकित बोलिए आप। अंकित माइक आपका ख़राब चल रहा है। देखो यार, अभी ना रेनू ने एक गलती करी जो हम एग्ज़ाम में बहुत कॉमन करते हैं, और इस क्वेश्चन से हम इसको भी समझते हैं। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा करो, भले 2 बार पढ़ लो बट अच्छे से पढ़ो। जैसे कि इसमें पूछा हुआ है चूज़ द इनकरेक्ट। ऐसा नहीं कि रेनू को आंसर नहीं पता था, बट उन्होंने आई थिंक करेक्ट समझ के लगा दिया, या जो भी किया हो। क्वेश्चन को बहुत आसानी से समझ के पढ़ना है कि इनकरेक्ट पूछा है, ट्रू पूछा है, फॉल्स पूछा है, करेक्ट पूछा है। तो पहला देखो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास बाय नेहरू वाज व्हाट बिकम द प्रेम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ये तो आपके अभी सर ने तुरंत बताया था, तो ये तो क्लियर ही है। प्रेम्बल इज इन्फोर्सिबल इन लॉ। भाई बिल्कुल ही तो सही बात है, सही बात है। नहीं है ना, अभी तो बताया कि प्रेम्बल इज नॉट इन्फोर्सिबल। आप इसके लिए कोर्ट में जाके नहीं कह सकते हो कि प्रेम्बल में लिखा है तो मुझको ये चाहिए। तो बात खत्म हो गई। एक ही बार तो अमेंड हुआ 1976 में, उसके अलावा मैंने कुछ बताया आपको? नहीं बताया। प्रेम्बल प्रूव्स द सोवरेनिटी लाइज अल्टीमेटली विद इन द इंडियन पीपल। वी आर एन सोवरेन कंट्री। सारी पावर किसके पास है? पीपल के पास है। यही तो बोला इन्होंने, और कुछ बोला था? ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन है ये, सॉल्व करो इसे। इन विच केस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट प्रेम्बल इज इंटीग्रल। ठीक है, बताओ। इन विच केस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट प्रेम्बल इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, या प्रेम्बल इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत ही ईजी है यार, बोलो रितांश। सर LIC का। भाई ऐसे नहीं बताना ना, LIC तो है ही नहीं यहाँ पे। रिया बताओ। केशव नंदा भारती। हाँ, ऑलवेज सी द, बहुत अच्छा रिया, वेरी गुड। ऑलवेज सी द ऑप्शंस अवेलेबल। अभी यहाँ पे LIC वाला तो ऑप्शन ही नहीं था ना, तो फिर LIC कैसे हो जाएगा, है ना? तो ठीक है रिया, वेरी गुड। कौन कंफ्यूज हुआ था? अंकित हुए थे। अंकित देखो, मैंने आपको बताया था कि केशवानंदा भारती केस में भी बोला है कि पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है? तो इंटीग्रल पार्ट मतलब बात वही है। अब ऑप्शन में यहाँ पे दिया भी नहीं है LIC, तो सबसे जो मोस्ट क्लोजेस्ट आंसर है वो केशवानंदा भारती केस है। किसी को डाउट हुआ इसमें कुछ? जो भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किए, किसी को कोई डाउट है तो हैंड रेस करे अपना।